हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। दिस इज आदित्य सिंह और एसेट एंड आप सब मेरे प्यारे प्यारे बी। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 1 और ये उसका सेकेंड पार्ट होगा। तो पहले चैप्टर में दिया है आपके डेवलपमेंट में हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा कि विकास की क्या आधार होते हैं, मतलब कैसे मानेंगे कि ये चीज़ डेवलप हो रही है या फिर किसके हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर उनको सुविधाएं मिलती हैं तो उनको लगता है कि वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो देखिए, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस कंप्लीट करा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए भी कुछ दिन में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सभी के अपलोड करा दिए जाएंगे और जो अनसॉल्व और मॉक टेस्ट वगैरह होगा वो सब भी हम लोग इस पे भी करने वाले हैं। तो देखिए, पब्लिक फैसिलिटीज यानी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इसमें बताया जा रहा है आपको कि how it is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. यानी कि ऐसा क्यों है कि हरियाणा में जो औसत व्यक्ति की आय है वो केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन यह जो है इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल वह केरल से पीछे है। ठीक है, जैसे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं हरियाणा में, जो व्यक्ति की आय है, इनकम है, वो केरल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, लेकिन केरल के पास जो सुविधाएं हैं वो हरियाणा के पास नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका कारण यह है ना कि भाई आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा गया रुपया या वे वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनको आपको, जो कि आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। पैसे हैं आपके पास तो जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ों को खरीद सकें, क्योंकि चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना, पैसे रहने से क्या हो जाएगा। तो नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है कि आपके पास पैसे है तो आप सारी फैसिलिटीज को ले रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर हम लोग सामान्यतः, अगर आपके पास कोई द्रव्य है, मटेरियल है, आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर गंदा है तो आप पैसे से एटमॉस्फेयर को नहीं खरीद सकते हैं, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं मिल सकती हैं आपके पास पैसे हैं तो। जब तक आप ऐसे सोसाइटी में जाकर नहीं रहने लग जाते हैं जहाँ ये सुविधाएं पहले से ही पाई जाती हैं, तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो आपके पास पैसे हैं आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकते हैं जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। तो यहाँ पर वास्तव में जो है जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन चीज़ों का और सेवाओं का सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना ही डेवलपमेंट एक प्रकार से हो सकता है। जरा सोचिए कि किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा अगर बात करें हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना, तो आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अलावा कोई और पढ़ने में मन ही नहीं रखता, उसका मन ही नहीं लगता, तो क्या आप अकेले पढ़ पाएंगे? शायद तब तक नहीं जब तक कि आपके माता पिता आपको कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजने की क्षमता न रखते हो। इसलिए आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की फैसिलिटीज भी देनी चाहिए जिससे कि सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बच्चों के रूप में अगर देखें तो लड़कियां जो है हाई स्कूल वगैरह में शिक्षा नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि जो है सरकार और समाज ने इसके लिए पर्याप्त फैसिलिटीज दी ही नहीं है पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए, केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इसी प्रकार कुछ सार्वजनिक चीज़ें वितरण प्रणाली अगर बात करें ठीक प्रकार से कार्य करती हैं, तो ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आइए इन पे विचार करते हैं हम लोग। टेबल 1.3 और 1.4 के आंकड़ों को देखिए। क्या हरियाणा केरल से ज़्यादा लिटरेसी दर में उतना आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति की आय के विषय में? तो आप पाएंगे कि नहीं। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल सोचिए जहाँ वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर मिलना अधिक सस्ता है। तीसरा क्या आप देखेंगे, विचार करेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा जो है सुविधाओं की उपलब्धता जो है क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए खर्च पर ही निर्भर करती है या फिर और कौन से फैक्टर
फैक्टर हो सकते हैं। तमिलनाडु में जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ही रूरल के जो लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा? मतलब जो राशन की दुकान पे जाते हैं यानी वहाँ के लोग गरीब हैं भाई, तो 90% जहाँ के लोग हैं क्या वो लोग गरीब होंगे या उनका जीवन अच्छा नहीं होगा पश्चिम बंगाल की तुलना में? और अगर है कि नहीं है, आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर है, आप पिक देख रहे हैं, दुकानें बंद हैं और किस तरह से ये है। एक्टिविटी में बताया गया आपको कि इस 1.5 को आप ध्यान से देखिए और कुछ चीज़ों को भरिए, जैसे कि इसमें बताया गया है कि ग्रामीण की जो जनसंख्या की साक्षरता दर लिटरेसी रेट है उसमें पुरुषों की परसेंटेज देखें तो 76% है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की है। और फीमेल की बात करें तो 54% है। 10 से 14 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं गाँव के उनकी लिटरेसी रेट 90% है। और वीमेन में अगर बात करें, मेल में 90% है और वीमेन में बात करें गर्ल्स में तो 87% है। 10 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज कितना है? 85% मेल है और 82% फीमेल है। तो आप देख रहे हैं क्या है। तो इसमें देखिए क्या सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर, जिसमें मेल और जो एजेड लोग हैं ये दोनों लोग शामिल हैं। तो ग्रामीण पुरुषों के लिए क्या चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को आप भर के भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी आपको कर लेना है इसको। एक एक्टिविटी और दी गई है यहाँ पे कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं, क्या हमें न्यूट्रिएंट सब ठीक प्रकार से मिलता है। तो यह एक तरीका है जिससे कि वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI जिसको कहते हैं, इसकी गणना करना हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि हमारा जो है हेल्थ कैसा है। हाइट के हिसाब से होता है ना, उसको BMI कहते हैं कि आपकी हाइट में कितना जो है आपका जो है वेट होना चाहिए। तो इसमें है अगर 18 के ऊपर आता है तो समझिए ठीक है, 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं, और 18 से ज़्यादा है या 25 या एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से तो वो ओवरवेट माना जाता है। तो ये BMI होती है। यहाँ पर एक मानव विकास का रिपोर्ट दिया हुआ है। इसमें एक बार यह बात समझ में आ जाए कि भाई आय का स्तर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यह बात जो है विकास के स्तर को मापने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन वो इतना ज़्यादा उपयोगी भी नहीं रहेगी, है ना। तो हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के जैसे सूचक, जैसे हमने केरल हरियाणा की जो है तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में हम लोग को कंपेयर करना चाहिए। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा के जो सूचक आए रहे हैं और उनका जो व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। एग्जाम्पल के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित जो ये आपका मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये जो है देशों की तुलना करने के लिए क्या करता है, इसमें कैसे रिपोर्ट तैयार होती है, इसमें लोगों के शैक्षिक स्तर और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति की जो इनकम है उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2019 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई है उसके संबंध में ये नीचे कुछ आंकड़े दिए हैं 1.6 में। देखिए श्रीलंका की बात करें तो जो सबके जो कमाई है वो कितना है डॉलर में, 2011 में बात करें तो 11,326 यानी पर व्यक्ति इतना कमाता है, इतना डॉलर। और जन्म के समय अगर आयु की बात करें तो 75 ज़्यादा ये लोग जी रहे, 75 ईयर्स तक जी रहे हैं। स्कूल की बात करें अगर तो 10.9% लोग हैं। और पूरे डेवलपमेंट HDI की बात करें तो ये 76 आ जाता है। उसी तरह भारत, म्यांमार और पाकिस्तान, नेपाल, इन सब का है, आप देख सकते हैं। HDI का मतलब होता है ना कि मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, मानव विकास सूचकांक। तो इसमें कुल 189 कंट्रीज हैं जिनमें जो है इनको सबको शामिल किया गया और इनकी तुलना की जाती है। तो भाई ये आप जो टेबल देखे हैं तो क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश का जो है विश्व में इतना नीचे सीरियल नंबर क्यों आता है। टेबल 1.6 यह भी बताता है कि नेपाल और बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से अगर आयु की बात करें तो उससे पीछे नहीं है, वहाँ के लोग ज़्यादा जी रहे हैं। तो HDI के अनुसार जो है बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है हम लोगों को, और मानव विकास रिपोर्ट में बहुत सारे नए फैक्टर भी जोड़े गए हैं। लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात जो है स्पष्ट कर दी गई कि भाई विकास महत्वपूर्ण है, एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है और लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। तो क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और चीजों पे हमें विचार करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है विकास की धारणीयता क्या होती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कैसे लगातार विकास किया जा सकता है। देखिए हम विकास को जिस तरह से भी परिभाषित करें, अभी के लिए यह मान लीजिए कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो और कम से कम भावी जो पीढ़ी है आने वाली उसका भी स्तर उन लोगों के पास भी यह स्तर जो है बना रहे। तो यह स्पष्ट रूप से जो है बात है कि भाई लेकिन 20वीं सदी के उत्तर
उत्तरार्ध की बात करें लास्ट टाइम की, तो बहुत से वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते आ रहे थे कि भाई विकास का जो वर्तमान प्रकार है, स्तर है, वो धारणीय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक आगे नहीं चलने वाला है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। यानी हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। समझ में आ रहा है? मतलब जो आज कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, वो सब हमारे आने वाले बच्चों का, वो हमारे बच्चों का है ना, आने वाली पीढ़ियों का है ना, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका ना है ये सब। हम लोग तब जा रहे हैं ना, हम लोग का एज अब खत्म हो रहा है, तो ये जो आ रहे हैं इन लोगों का अगर हम लोग कुछ आज के परिवेश में कुछ उल्टा सीधा करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे ठीक से, तो उनका हम लोग समय खराब कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि ये हमारा समय नहीं है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग ये समझते हैं, जैसे भारत में अगर हम लोग वाटर टेबल की बात करें, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो देखिए हाल में पता चला है कि कई देश के कई भाग में जो वाटर टेबल है, वो उसका जल जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है। 300 जिलों से लगभग सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में लगभग 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। तो देश का लगभग 1/3 पार्ट जो है भूमिगत जो जल है, भंडार है, इनका अति उपयोग कर रहे हैं। यदि इस साधन का प्रयोग करने का जो तरीका है, वर्तमान में तरीका अगर जारी रहा, तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% वाटर जो है बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होंगे हम लोग। आने वाले 25 सालों में लगभग 60% हम लोग वाटर यूज कर रहे होंगे। तो भूमिगत जल का जो अति उपयोग है, इसके रूप में विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं, वहाँ के जो प्रॉस्परस एरियाज हैं, और जो मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी वाले क्षेत्र हैं, कुछ कोस्टल वाले एरियाज हैं, ये सब जो है यहाँ पर इन सब एरिया में तेजी से जो विकसित हो रही बस्तियाँ हैं, उन सब जगहों पर ये सारा यूज देखने को मिलता है। तो आप क्या ऐसा सोचते हैं कि भाई भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? आप क्यों सोचते हैं ऐसा? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है लोगों का? अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ ना करें तो बिल्कुल हो सकता है। बहुत से तरीके हैं जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है आपको कि भूमिगत जो जल है उसके रिन्यूअल के लिए जो है साधन का एग्जाम्पल है, तो हम लोग जो है फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति जो है प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जो भूमिगत जल है उसका यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। मतलब अति उपयोग किसको बोलेंगे? कि जितना बारिश नहीं हो रही है उससे ज़्यादा हम पानी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग पानी जो वाटर टेबल है उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो गैर नवीनीकरण साधन हैं, जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, इन संसाधनों पर धरती एक निश्चित इन संसाधनों का जो है धरती पर एक फिक्स जो है डिपॉजिट पाया जाता है, फिक्स भंडार है। इनकी पुनः रिन्यूएबल नहीं हो सकता, इनको पुनः बनाया नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। नए सोर्स मिल जाते हैं, भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम जमीन से जो कच्चा ऑयल निकालते हैं, तो यह एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। तो नीचे दी गई आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल दिया गया है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो किस तरह से हम लोग उसको यूज करें, देखिए यहाँ पर बताया गया है। जो हमारा मध्यपुर एरिया है, वहाँ पर लगभग 807,000 मिलियन बैटल आपका यूज होता है 2000 टेबल के हिसाब से जो ऑयल है, और यह इस तरह से यूज होता रहेगा तो कितने साल तक चलेगा? ये ओनली 70 ईयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो आपका यहाँ पर 50,000 मिलियन बैटल यूज होता है, और यहाँ पर अगर इस तरह से चलेगा तो 10.5 साल तक ज़्यादा ज़्यादा ये सोर्स चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये लगभग जो है 1696.6 जो है 1000 मिलियन बैटल यूज कर रहे हैं हम लोग ऑयल का, और है मुश्किल से 50.2 ईयर्स ही चलेगा, 50 साल। ठीक है, तो यह जो टेबल देख रहे हैं हम लोग, ये कच्चे तेल के भंडारों के बारे में अनुमान को बताती है, और यह महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बात बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर से चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है इसलिए, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारिता का प्रश्न करें, मतलब लड़ाई झगड़ा करके पा जाते हैं ये लोग। तो अगर विकास की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इस प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में अन्य कई मूल विषय जो है नए खड़े कर देते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? डिस्कस करिए। सेकंड क्या बनता है कि भारत को कच्चे तेल का जो है आयात करना पड़ता है। तो ऊपर की स्थिति हम लोग देख रहे हैं टेबल किस तरह से है, तो आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं।
तो कुल मिला के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अगर हम लोग इस तरह से यूज करेंगे तो पर्यावरण में गिरावट के परिणाम जो है राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। यह एक क्षेत्र या देशगत का विषय नहीं रह गया। देख रहे हैं आप लोग कितना पॉल्यूटेड हो रहा है चारों तरफ। हम सबका भविष्य जो है इन सबसे जुड़ा हुआ है। विकास की जो धारणा है सस्टेनेबल, वो कंपैरिजन रूप से देखा जाए तो स्तर पर, अगर कंपेयर के स्तर पर देखें, तुलनात्मक स्तर पर, तो ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये सब जो डेवलपमेंट जिस तरह से हम लोग अपना कर रहे हैं, ये हमें कहाँ लेके जाएगा। हम लोग 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं और पेड़ काटते जा रहे हैं। तो ये सब हमें, ये डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट है या हमारे आने वाले समय के लिए विनाश का कारक बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर अभी भी बहस जारी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ, चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।